आजा भाई, अच्छा सूजन, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब दोनों लेक्चर में यही चलेगा, दोनों क्लास में इसलिए चलेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड आने के बाद तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया है निशु, चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। हेलो भाई पुष्पेंद्र दुबे, बहुत दिन बाद तुम लौकाई दे रहे हो, कहाँ पे रहते हो पुष्पेंद्र, तुम कहाँ पे रहती हो बताओ। जिंदा उंदा हो ना। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 2 बजे तक क्लास होती, कॉलेज होता है, 2 बजे से स्टार्ट करिएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन 2 बजे से स्टार्ट करके देख लेते हैं। हाँ गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा सा क्लास का कमेंट स्टार्ट करूं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूं। ओरिजिनल साहू, अच्छा यहाँ पे सोनू, कई सोनू हो गए थे, एक ओरिजिनल सोनू के नाम से बना लिया अपना आईडी कि भाई मैं ओरिजिनल सोनू हूँ और बाकी सब सोनू केसरी वगैरह बेकार के लोकल सोनू है, मार्केट में जो है थर्ड क्लास के प्रोडक्ट के आदमी है, इन लोगों पे विश्वास मत किया करो, है ना। बहुत अच्छे अच्छे आदमी हो यार तुम लोग, खतरनाक खतरनाक नाम रखते हो, खतरनाक तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हो, फिर खतरनाक हो जाता है सब चीजें। क्यों ओरिजिनल साहू, चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहीं कुछ लोग कोचिंग नहीं कॉलेज जाते हैं। आई एम डुप्लीकेट सागर, हाँ ये लिखा करो डुप्लीकेट सागर, ठीक है। ओरिजिनल साहू ना, सोनू नाम के। चलो भाई कमेंट मेरे यहाँ स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं स्याही भरने के बाद, तब ले जुड़ जाओ सभी लोग फटाफट, आ जाओ नहीं तो कहोगे छूट गया, चैप्टर नया है। हम्म, कॉल रिसीव नहीं करते हो, नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं मनीष, मैं बहुत से बच्चों से बात होती है, तुम कॉल लेट करते होगे या फिर ज्यादा कॉल नहीं करते होगे, बहुत से बच्चों से बात होती है मेरी, कौन कहेगा कॉल रिसीव नहीं करते हो। चलिए भाई चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, 7 4-5 घंटे का चैप्टर है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ 7 से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या, प्रत्यावर्ती धारा, जिसका नाम क्या, प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में आंकिक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न क्या, पक्का पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है, मतलब पक्का कच्चा नहीं, निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। आंकिक प्रश्न के साथ में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। यह चैप्टर ऐसा, और यह चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, पीछे के 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये दोनों चैप्टर का बाप है, इससे कम से कम 5 नंबर से 7 नंबर तक के क्वेश्चन अकेले पूछे जाएंगे, इतना जान लेना, कभी कभी 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा चैप्टर है आपके एग्जाम में। मेरे 2 दिन नहीं आदिति, जब जब चीजें 2 लोगों के बीच में होती हैं, जैसे मतलब क्या है, मैं तो बोर्ड लाने जाऊंगा नहीं, अब बोर्ड मार्केट में कहीं मिलता भी नहीं है, वो एक डीलर होते हैं, उनसे पैसे दिया जाता है, वो लेते हैं। मैं आपको उस दिन कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया था, उसने कहा था सोमवार तक दे दूंगा, मैंने कहा 2 दिन में आएगा, अब 10 दिन 7 दिन का समय मांग रहा है।
मैंने कहा चलो 7 दिन देख लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, पैसे उसको मैंने पूरा दे दिया, रसीद आप लोगों को तो अपलोड कर दूंगा 1,95,000 पूरा। क्या करूं मैं, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं भी तो चाहूंगा जल्दी से जल्दी लग जाए। ऑनलाइन नहीं मिलता सोनू, जाके सर्च कर लेना ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड मैक्सअप, मैं बता रहा हूं मैक्सअप 75 इंच, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन सर्च कर लेना, देखो मिलता है क्या, नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने ब्रांड का नाम, ये कंपनी का नाम है 75 इंच, उसकी डायगोनल है, जैसे आप लोग एक मोबाइल लेते हो ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलिए ये पूरा सिस्टम है। अब हम लोग सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैद्युत धारा के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, धारा के बारे में पढ़ना है, धारा के बारे में, करंट के बारे में, इंग्लिश में करंट कहा जाता है, करंट के बारे में पढ़ना है। धारा कितने प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, और सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। चैप्टर बहुत आसान है, पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर कठिन हो जाएगा। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, समझ में आया, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक चीज करके हम लोग सीखेंगे, इसका कोई बेसिक नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्टरनेटिव करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा जानने से पहले इसमें एक शब्द आता है धारा, क्या, ये धारा, धारा के बारे में जान लेते हैं। धारा, हिंदी में धारा, इंग्लिश में करंट। तो धारा किसे कहते हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया गया था धारा किसे कहते हैं, उसी चीज को हम दोबारा यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको याद है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपको धारा के बारे में बताया गया था, करंट के बारे में बताया था, वैद्युत धारा के बारे में बताया गया था, ठीक है। धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, ध्यान देना, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और इसे जो होता है हम लोग इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है आवेश प्रवाह की दर, यानी डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर होता है। आप लोगों को मालूम है धारा का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम अपान सेकेंड, ये धारा का मात्रक होता है। या फिर इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर, इसका एक और मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर, ठीक है। ये इसके धारा का क्या होता है, मात्रक होता है, समझे, ये आप लोग पढ़ रखे हैं। ये जो धारा होती है ये दो प्रकार की होती है, जो धारा, वैद्युत धारा जो होती है, वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है। वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है दिष्ट धारा। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वह है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है। तो मैं फिर से बता दूं,
आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है और या एम्पियर होता है। ये जो धारा होता है ये दो प्रकार का होता है। प्रत्यावर्ती धारा जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट। डिस्ट धारा जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डायनेमिक करंट, ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये दो प्रकार होता है धारा। इन दोनों प्रकार के बारे में जानेंगे, लेकिन फाइनली अध्ययन जो करेंगे डिस्ट धारा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। फाइनली अध्ययन किसके बारे में करेंगे? डिस्ट धारा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। फटाफट सभी लोग जितना छोटा मोटा चीजें लिखी गई हैं एक बार नोट कर लो, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा हेडिंग डाल के हम लोग उसके बारे में समझते हैं। या फिर चलो पहले प्रत्यावर्ती धारा हेडिंग डालेंगे, अलग से समझेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग क्या हेडिंग करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा? वह धारा जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत रहे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वह धारा जिसका परिणाम तथा दिशा क्या करें? समय के साथ नियत रहे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। क्या है बात? धारा जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या करे? नियत रहे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और दिशा क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं। आपके लाइफ में बहुत से लोग होते हैं जिसका स्वभाव और दिशा और दशा ये सभी चीजें समय के साथ परिवर्तित रहती हैं, ठीक है? परिवर्तित होती रहती हैं। आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपके XYZ जो भी हो, ठीक है? तो उन लोगों को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा नहीं कहेंगे। उन लोगों के लिए अलग नाम दिया गया है। फिजिक्स सबकी ध्यान रखती है, आपकी भी ध्यान रखेगी और सबकी ध्यान रखती है, तो उनके लिए नाम अलग है। और ये जो नाम है इसके कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसका परिणाम तथा दिशा और दशा समय के साथ क्या रहे? नियत रहे, चेंज न रहे। जब ये 10 रुपये कमाते हो तब पर भी आपका वही दशा होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, वही रूप और परिणाम होना चाहिए। आप लाख रुपए कमाओ तभी आपका वही दिशा और दशा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझे? है? तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह धारा होती है जिसकी परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या करे? नियत रहे, परिवर्तित न रहे। यहीं पे एक दूसरा धारा आती है जिसका नाम हमने बताया था, वह बताया था क्या? डिस्ट धारा। इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा, ठीक है? इसका क्या होता है? यह उस टाइप का आदमी है जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या होता है? बताओ, परिवर्तित होता रहता है। इसका क्या होता है? अब एक चीज मैं गलत बता रहा हूं आप लोगों को, अभी मैं उसको सही करूंगा, पहले ध्यान देना सभी लोग। डिस्ट धारा का क्या होता है? परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या होता है? नियत रहता है। ये मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत बता रहा हूं, उसको अभी करेक्ट करेंगे और करेक्ट करने के साथ में आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। जब हम पढ़ाई करते थे तो मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। किसमें नियत होता है, किसमें नियत नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब उस प्रॉब्लम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले आप लोग सोचो जरा, क्या मैं यहाँ पे जो दोनों लिखा हूं डिफिनेशन, ये दोनों सही है क्या? कितने लोगों को सही लग रहा है, कितने लोगों को गलत लग रहा है? क्योंकि आप लोग कक्षा 12 में हो और कक्षा 12 में आने से पहले
आप लोग कक्षा 10 पढ़ चुके हो, अब कक्षा 10 में शायद ये सभी चीजें थी। जरा बताना सभी लोग। आखिर सही लिखा ही गया, रॉन्ग है। दोनों में सबसे बड़ी गलती क्या है? दोनों में परिभाषा एक ही लिखा गया है। सबसे बड़ी गलती तो यही है। इसमें भी लिखा है परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत रहे, और इसमें भी लिखा है परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत रहे। दोनों के दोनों में परिभाषा सेम लिखा गया है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो डिस्ट धारा है इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्या? क्या इसे इंग्लिश में कहा जाता है? डिस्ट धारा को बताओ। इसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है? डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डायरेक्ट करंट कहा जाता है। करंट मैं नहीं लिख रहा हूं, इसे डायरेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट करंट। अच्छा ये जरा बताना, जिंदगी में अगर कोई आदमी पैसा पाकर या कुछ भी पाकर XYZ अगर वो परिवर्तित हो जाता, क्या आप उसे डायरेक्ट मिल पाओगे? क्या वो पीए रखेगा, पीए से आपको परमिशन लेना पड़ेगा तब मिल पाओगे ना? तो ऐसे आदमी जिससे आप डायरेक्ट मिल पाओगे उसी से मिल पाओगे जिसका नियत रहे, सब चीजें, परिणाम भी नियत रहे, दशा भी नियत रहे, दिशा भी नियत रहे, हर चीज नियत रहे। ये नहीं कि पैसा अच्छा आ गया BMW से चलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से आप डायरेक्ट नहीं मिल पाओगे, वो लोग आपको मिलेंगे नहीं, आपको पहचानेंगे भी नहीं, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, XYZ नहीं पहचानोगे। तो डिस्ट धारा ऐसी धारा होती है जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। ऐसी करंट होती है जिससे हम लोग नियत रहता है, इससे हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। इसकी ग्राफ हम बनाए ना तो ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है इस तरह से। और ये बहुत सीधा साधा 2 अक्षर के आदमी होते हैं, एकदम सीधा और सिंपल आदमी होते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। कह रहे हैं ना, पूरे मतलब चाहे जितना पैसा हो, समझे, जेब में 500 करोड़ का चेक लेके चलेंगे, किसी भी होटल में खड़ा होकर खरीदने का क्षमता रखेंगे और चलेंगे साइकिल से। ऐसे भी आदमी खोजे नहीं मिलते, लेकिन ऐसे होते हैं। ये डायरेक्ट एकदम मिलनसार आदमी होते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है, डिस्ट धारा कहा जाता है। इसकी परिणाम तथा दिशा क्या समय के साथ नियत रहती है। लेकिन सर आपने तो इसमें लिखा दिया प्रत्यावर्ती धारा की वह धारा जिसकी परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत है। सर ये प्रत्यावर्ती धारा हम क्यों लिखे? क्यों मैंने लिखा? क्योंकि आपको याद होना चाहिए इसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है, नहीं रहता है। आप समझ में आया? इसलिए लिखा, क्योंकि ये होते हैं प्रत्यावर्ती, नाम से ही ऐठा उठा नाम है, एकदम जैसे भजन सिंह, मदन सिंह, ऐसे मतलब खूंखार नाम है एक तरह से। प्रत्यावर्ती, पैसा पाते ही परिवर्तित हो जाता है, प्रत्यावर्ती मतलब परिवर्तित हो जाता है। अगर आपसे अच्छा कोई दिखाई दे दिया तो इसका नियत बदल जाएगा, उसके साथ चली जाएगी या चला जाएगा। ये प्रत्यावर्ती मतलब परिवर्तित होने वाला आदमी, अल्टरनेटिव होते। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? धारा जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या होती है? नियत नहीं रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो इस तरह से होती है। जैसे ये देखो आपका क्या है, ये जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ये समय है, ये समय है, क्या है? समय है। समय आपका जैसे जैसे परिवर्तित, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ लो एक बार ऊपर वाले के साथ एक बार नीचे वाले के साथ, ऐसे होते हैं खतरनाक और खूंखार टाइप के आदमी। नाम ये प्रत्यावर्ती, परिवर्तित, तो नाम से स्पष्ट हो सकता है। डिस्ट छोटा सा नाम है और इंग्लिश में डायरेक्ट कहा जा रहा है। अरे यार जहाँ जितना बड़ा हो जाए आप डायरेक्ट जाके मिल लोगे, एकदम परिवर्तित होने वाला आदमी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा प्रत्यावर्ती तथा डिस्ट धारा। मैंने बहुत ज्यादा समय लिया समझाने में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रत्यावर्ती धारा है। अब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही नहीं जानेंगे तो फिर कैसे काम होगा? हा? है ना? तो फटाफट आप सभी लोग दोनों डिफिनेशन लिखिए, अब सही है एकदम। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसकी परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या हो? नियत रहे, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डिस्ट धारा परिणाम तथा दिशा समय के साथ, अरे सॉरी, नियत नहीं रहे, ये शब्द याद रखना, नियत नहीं रहे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत रहता है, उसे डिस्ट धारा कहते हैं, ठीक है। फटाफट लिखो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भूलोगे इसे। क्यों भाई? अरे शुरुआत लड़कियों से नहीं किया जाता यार, पता है, लड़कियों से शुरुआत करने का मतलब ना वो गड़बड़ हो जाता है। चैप्टर का शुरुआत लड़कियों का नाम नहीं लिया जाएगा ना।
रोहित और मनीष कर लो भाई, कॉल ऑल रिसीव हो जाया करेगा, पहले जो पढ़ाया जा रहा है इसको समझ लो ना। सूरज लेट हो गए हो तो बाद में देख लेना, रिपीट मैं नहीं करूंगा। ये आज तुम लोग पढ़ाई करोगे या नाटक करोगे? क्लास बंद कर दूं मैं? आप लोग कमेंट में ध्यान मत दिया करो पढ़ने वाले। जितने पढ़ने वाले हैं कोई कमेंट में ध्यान नहीं देगा, नहीं कमेंट करेगा, और जिसका नाम मैं कमेंट करते हुए पाया समझूंगा वो पढ़ने वाला नहीं है। जो कुछ मैं पूछूंगा उसी का जवाब पढ़ने वाले बस देंगे, ठीक है? समझे? ओके। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? वह धारा होता है जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ क्या नियत नहीं रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और डिष्ट धारा वह धारा होता है जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ नियत रहे। समय, ये समय चाहे जितना आगे बढ़े ये परिवर्तित नहीं होते, ये समय एकदम नियत रहते हैं समय के साथ, ठीक है? अब हम लोग इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। डिष्ट धारा के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? नहीं पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इसको आपके सामने काट देते हैं। नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है किसके बारे में? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो आप सभी लोग अब हेडिंग डालिएगा। पहले इसको रब कर लेते हैं ना, फिर हेडिंग डलवाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध, बहुत महत्वपूर्ण संबंध बताने जा रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध, क्या हेडिंग डालना है? प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। आपको हेडिंग क्या डालना है? प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। हम मानते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? यह आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ये मानते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तरह से 3D में एज्यूम करिएगा, आप सभी लोग 3D में एज्यूम करिएगा इस तरह से कोई एक प्लेट रखा गया है। क्या रखा गया है? प्लेट रखा गया है ना, इस तरह से। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे है प्लेट। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऐसे है, अंदर की ओर इसी तरह से जा रही है और प्लेट इस तरह से रखा गया है, ठीक है? ध्यान देना सभी लोग, मानते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये जो प्लेट है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का? थीटा अंश का कोण बना रही है और ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है। ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है।
ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। यदि इसमें फेरों की संख्या, माना फेरों की संख्या यहाँ पे क्या है, n है, n फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या n है। यदि आप लोग लिखना, यदि किसी कुंडली में किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो फेरों की संख्या n है तो किसी क्षण t पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बताना जरा। यदि फेरों की संख्या n हो तो किसी क्षण t पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा बताना जरा। तो क्या होगा, फाइव इज इक्वल टू NBA cos थीटा, NBA cos थीटा, ये होता है। आपने पढ़ा इसके पहले चुंबकीय फ्लक्स वाले चैप्टर में ना, फाइव इज इक्वल टू NBA cos थीटा होता है, यही होता है, फाइव इज इक्वल टू NBA cos थीटा, ये होता है, ठीक है। आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, नहीं पढ़े तो अभी से याद कर लो। थीटा इज इक्वल टू, जो कि कोणीय वेग होता है, ठीक है, ओमेगा क्या कोणीय वेग होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो फाइव इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ये फाइव का मान है, NBA cos ओमेगा टी। आपको पता है कि विद्युत वाहक बल, आपने पिछले चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा है, जहां पे आप लोग विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, विद्युत बल E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, डी फाई अपान dt पढ़ा था। विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू डी फाई अपान dt पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने। तो आपको पता है विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपान dt होता है। तो यहाँ पर इसको डी फाई बी अपान dt करेंगे, ठीक है, यानी कि डी फाई बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, NBA cos थीटा cos ओमेगा टी अपान यहाँ पे dt हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करना बहुत ही आसान होता है, अवकलन करना बहुत ही आसान होता है, बस अवकलन करने आना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवकलन करने आना चाहिए ना। डी फाइव अपान डी टी के यहाँ पे विद्युत वाहक बल ई लिख देते हैं, और यहाँ से अवकलन जब करेंगे, जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको तो एक बार में समझ में आ जाएगा। एन बी ए को बाहर करेंगे, एन बी ए को बाहर करेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी कास ओमेगा टी, डी अपान डी टी कास ओमेगा टी। अब ध्यान देना, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है बताओ, एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब साथ में हम लोग एक बार अवकलन करेंगे डी बाई डी टी ओमेगा टी का अवकलन करेंगे ना, ओमेगा टी का अवकलन करेंगे ना। और ये कास ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी ए कास के यहाँ पे साइन ओमेगा टी, इसका अवकलन करेंगे ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा ना, dt कट जाएगा। तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा ना, ये हो जाएगा। यह कास ओमेगा डी का अवकलन, आप यहाँ पे फार्मूला लिख देना, कभी भी कास थीटा का अवकलन होता है, कास थीटा का अवकलन होता है डी अपान डी टी का अवकलन कर रहे हैं, डी थीटा अगर अवकलन कर रहे हैं, इसका अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, जो मैथ के बच्चे उनको पता होगा, जो बायोलॉजी के बच्चे समझ लेना, याद कर लेना,
या फिर इतना स्टेप बायोलॉजी वाले याद ही कर लेना, क्योंकि अवकलन करने तो आप सीखोगे नहीं। अब मैथ पढ़ते हो तो बायोलॉजी पढ़ते हो तो मैथ पढ़ने जाओगे नहीं, सीधी सी बात है, मैथ पढ़ने तो जाओगे नहीं ना। सीधे सीधे इतना जान लेना कि ये जो एनबीए का क्यों अवकलन नहीं किए सर, क्योंकि ये नियतांक है। जो बालू मैथ वाले हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको तो ये अब तक फाइनल कर लिए होंगे, या अब इसके आगे पूरा मैथ की चीजें दी है, मैथ वाले से फाइनल कर लिए होंगे, लेकिन बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होगी। तो भाई आप इसके यहाँ के आगे के स्टेप को याद कर लीजिए, ये आसान तरीका है ना। तो सिंपल मैंने फिर से बता देता हूं, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कास थीटा का अगर अवकलन करते तो साइन माइनस साइन थीटा आता है, यहीं पे अगर साइन थीटा का अवकलन कहीं पे करेंगे तो इसका आएगा कास थीटा, ठीक है, ये अवकलन होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका साइन थीटा कास थीटा में चेंज हो जाता है, कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का अवकलन कास थीटा ही होता है। सिंपल होता है, एकदम आसान होता है, एकदम आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अगर करोगे तो हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे कास ओमेगा टी का अवकलन किया तो साइन ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा हो गया ना। ओमेगा टी का भी अवकलन करेंगे तो टी टी कट जाएगा, लेकिन ओमेगा बचेगा, इसका अवकलन अवकलन होता है भाई, अवकलन आसान होता है, आओगे जानते हो तो हो जाएगा, नहीं जानोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीजें। तो यहां से आपका ये विद्युत वाहक बल का इक्वेशन क्या निकल के आया, ये निकल के आया, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये निकल के आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये निकल के आया है ना। अब ध्यान देना का सबसे पहला है, अगर साइन थीटा साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम हो जाए, साइन ओमेगा टी का मान क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ई का मान क्या होता है, अधिकतम हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम कब होता है, साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम कब होगा, जब इसका मान 1 के बराबर होगा, 1 से तो अधिक होगा नहीं। तो इस कंडीशन में ई का वैल्यू जो है ई नॉट के बराबर हो जाएगा, मतलब अधिकतम हो जाएगा, जिसका वैल्यू अगर साइन ओमेगा टी का मान 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन बी ए ओमेगा माइनस एन बी ए ओमेगा का मान ई नॉट हो जाएगा। अरे भाई साहब मेरी बात समझ में आ रही है, ये मैंने साइन ओमेगा टी है ना, इसका वैल्यू यहां से 1 रख दिया, क्योंकि इसका मान अधिकतम करना है, इसका मान अधिकतम करना है साइन ओमेगा टी का। तो हमने क्या, साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम करना है, इसके स्थान पे 1 लिख दिया, तो ई का मान क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा हो गया, एन बी ए ओमेगा हो गया, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। अब इस समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मानो, इसे लिखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट, इसके स्थान पे ई नॉट रख दिया, मान यहाँ से एन बी ए ओमेगा के यहाँ पे ई नॉट रख दिया, क्योंकि इसका मान ई नॉट हो गया साइन ओमेगा टी। यही समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल का जो है ये समीकरण ना, ये समीकरण है। ये आपका समीकरण है, ये आपका समीकरण है। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे आपको अगर धारा निकालना हो, मैं आसानी के लिए जितना भी भी ई है उसको भी लिख रहा हूं, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को, क्योंकि विद्युत वाहक बल को भी से ही निरूपित करते हैं, पहले आप लोग जानते हो, यहाँ पे बुक में ई दिया होता है, तो ई को मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये मैं पहले लिख सकता हूँ, नहीं कंफ्यूज होते, क्योंकि बुक में ई दिया होता है, ठीक है। ये भी इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा टी, आप लोग पता है, आप लोगों को पता होगा कि v बराबर क्या होता है, एक चीज आप लोगों को पता होगा क्या, v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यहाँ से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान आर हो जाता है। अगर नहीं, यहाँ से v के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, तो आइए लिखते हैं v के स्थान पे आई आर, v के स्थान पे क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, इसको समीकरण नंबर 2 से लिखते हैं, समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे v के स्थान पे आई आर लिखते हैं, आई आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब चूंकि प्रतिरोध है, इसलिए प्रतिरोध अधिकतम न्यूनतम होता नहीं है, इसलिए प्रतिरोध के ऊपर नॉट नहीं लिखा हो,
कुछ लोगों के दिमाग में है सर आर के ऊपर नॉट क्यों नहीं लिखा, आई के ऊपर लिखा। देखिए प्रतिरोध जितना एम्पियर का तार लगा दोगे उतना ही एम्पियर का रहेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसके ऊपर नॉट नहीं लिखा। आर से आर कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या है, ये क्या आपका धारा वाला समीकरण है, ये आपको धारा वाला समीकरण है, ठीक है। ये आपका क्या है, धारा वाला समीकरण है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज वाला समीकरण है, ये आपका धारा वाला समीकरण है। और यहाँ पे आई नॉट हो, यहाँ पे वी नॉट आपका क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज का शिखर मान है। आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके, और इस पे न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। अभी मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, पहले एक बार और समझ लो आप लोग। हो सकता है आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया हो, मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा बताऊंगा, लेकिन पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आप लोगों को। मैंने कहा कि एक कुंडली लेते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसके साथ थीटा अंश के कोण पर रखें, थीटा अंश के कोण पर रखें, और इसमें फेरों की संख्या कितना है, n है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली के t समय में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, 5 इज इक्वल टू NBA, क्या NBA cos थीटा। आपको बताया गया था, एक फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़े हो तो याद कर लो, यहीं पे लिख दो cos ओमेगा टी, क्या cos ओमेगा टी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5 इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या, डी फाई अपॉन dt होता है। आप लोग जाना होना चाहिए, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt होता है, या विद्युत वाहक बल V इज इक्वल टू लिखो, क्योंकि E लिखने पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt होता है। ये कक्षा इसके बारे में ही आपने पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, विद्युत वाहक बल V इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt पढ़ा है, ठीक है। ये पढ़ा है कक्षा 12 में आप लोग, अरे पढ़े होंगे आप लोग। अब क्लास में बात किए होंगे तो नहीं याद हुआ होगा, अगर क्लास में नहीं बात किए होंगे तो याद रहा होगा, ठीक है। वो बात अपने ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी फाइव बी अपॉन डी टी करेंगे। डी फाइव बी का वैल्यू क्या है, एनबीए कास थीटा, हमने एनबीए कास थीटा लिख दिया ना, कास ओमेगा टी, एनबीए कास ओमेगा टी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर से फिजिक्स का काम यहीं पे खत्म हो गया, इसके बाद पूरा काम मैथ का है। किसका काम है, मैथ का। जो मैथ पढ़ रहे होंगे उनको आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा, जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, बायोलॉजी वालों को, ठीक है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, बायोलॉजी वाले नहीं समझ में आएगा तो रट लेना, ठीक है। मैथ वालों को तो समझने की जरूरत ही नहीं है। देखो NBA ये नियतांक होता है, इसका अवकलन नहीं होता, इसलिए इसको बाहर निकालनी है। नियतांक का अवकलन 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका अवकलन होता नहीं है, अवकलन करेंगे नहीं, इसको बाहर निकालिए। कास ओमेगा टी का अवकलन करेंगे। अब कास ओमेगा टी का अवकलन होता है साइन थीटा, कास थीटा का अवकलन होता है साइन थीटा। तो हम लोग कास ओमेगा टी का अवकलन क्या हो गया, साइन ओमेगा टी, वो भी माइनस साइन थीटा होता है, इसके माइनस आगे लग गया। लेकिन यहाँ पे कास ओमेगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे लेकिन ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी का भी अवकलन करना पड़ेगा। जब ओमेगा टी का अवकलन करते हैं तो इसका आता है ओमेगा टी, खत्म हो जाता है। तो फाइनली अवकलन करने के बाद विद्युत वाहक बल V का मान आया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी आया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या मानते हैं, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम अधिकतम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी अधिकतम हो जाएगा तो वोल्टेज V भी अधिकतम हो जाएगी। अगर साइन ओमेगा टी अधिकतम होगा तो वोल्टेज V भी क्या अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अधिकतम मान कास ओमेगा टी का मैथ वाले जानते होंगे 1 होता है, और 0 होता है न्यूनतम मान, माइनस 1 होता है न्यूनतम मान, अधिकतम मान 1 होता है। साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, जब भी होता है 1 ही होता है। तो साइन, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का मान 1 रखेंगे हम, यहाँ पे 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, V इज इक्वल टू अधिकतम मान है इसलिए V के ऊपर नॉट लगा दिए, माइनस NBA ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, V अधिकतम मान जो NBA ओमेगा, इसके यहाँ पे V नॉट कर देते हैं समीकरण में, V इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये जो वोल्टेज का शिखर, जहां V नॉट वोल्टेज का शिखर मान है, अधिकतम मान है, ये वोल्टेज का समीकरण हो गया। आप लोग पढ़े होंगे V इज इक्वल टू IR, तो हम लोग यहाँ पे IR, V के स्थान पे IR लिखते हैं, RR कर जाए, I इज इक्वल टू I नॉट ओमेगा टी। ये I नॉट ओमेगा टी धारा I का शिखर मान हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको मैंने पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं भाई साहब आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी ध्यान भटकाएंगे तो नहीं समझ में आया होगा। इससे बढ़िया, इससे आसान तरीके से कोई डेरिवेशन नहीं करा सकता है।
आपको ये करना ही होगा अवकलन, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, अभी हम कराएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। आप नोट करो पहले। करण तुम अररिया से हो? अरे करण तुम अररिया से हो? बिल्कुल मेमोरी चार्ट नहीं दिया जा रहा है, मेमोरी चार्ट आप लोगों को दूंगा, लेकिन चार्ट को चार्ट बना के दूंगा, मतलब डिजिटल बोर्ड आएगा तो मेमोरी चार्ट देने के बाद उसको समझा के तब दूंगा मैंने एक चैप्टर का दिया, मुझे लगा कि उससे कोई फायदा नहीं है, जब आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, तो मेमोरी चार्ट जब दूंगा तो उसको एक बात समझा दूंगा, देखो इसका ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है। अब मैं करूंगा, रिवीजन होगा ना, अभी अभी आप लोग रिवीजन करोगे ना, रिवीजन में किया जाएगा, ठीक है। रिवीजन मेमोरी चार्ट से ही करेंगे हम लोग, ओके, टेंशन मत लो। रिवीजन जो करेंगे ये मेमोरी चार्ट से ही करेंगे हम लोग। आदर्श कुमार, तुम ऑटो पे रख के चला रहे हो इसलिए आपका डेटा ज्यादा लग रहा है। यार 1,000-2,000 तो डेली कॉल आ जाती है रोहित, इसीलिए ज्यादा लग रहा है। आप 360 पे करोगे डेटा कम लगेगा। लास्ट में लिखे हैं बी नॉट वोल्टेज का शिखर मान, आई नॉट धारा का शिखर मान। नहीं आ रहा हो, आप लेट आई होंगी इसलिए समझ नहीं आ रहा आपको। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक दो डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे ना, फिर मजा आएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक परिभाषा आता है जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, हालांकि कक्षा 10 उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवर्त काल का। आवर्त काल किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव का एक पूर्ण चक्र करने में, प्रत्यावर्ती धारा या विभव का एक पूर्ण चक्र करने में जो लगा समय होता है, उसी को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं।
लिखना परिभाषा सभी लोग। विभव को एक पूर्ण चक्र करने में, एक पूर्ण चक्र करने में लगा समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहलाता है। धारा का आवर्त काल कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। एक पूर्ण चक्र करने में लगा समय क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान ओमेगा। आवर्त काल t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपान ओमेगा। ये देखिएगा पीडीएफ आप लोगों के सामने है पूरा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान से पढ़ना है ना? क्या प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव को एक पूर्ण चक्र करने में लगा समय क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहलाता है। आवृत्ति आवृत्ति क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा द्वारा या प्रत्यावर्ती धारा या विभव द्वारा एक सेकंड में किए गए पूर्ण चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक सेकंड में किए गए पूर्ण चक्रों की संख्या, किए गए पूर्ण चक्रों संख्या, पूर्ण चक्रों की संख्या क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। पूर्ण चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा के के द्वारा एक सेकंड में किए गए पूर्ण चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है ना? आवृत्ति कहलाती है ना? आवृत्ति को यफ से प्रदर्शित किया जाता है। यफ इज इक्वल टू होता है 1/t या फिर ओमेगा बाई 2 पाई, ये लिखा जाता है। 1/t या फिर ओमेगा बाई 2 पाई, ये लिखा जाता है ना? आगे चलें। तीसरा मान है आपका, तीसरा परिभाषा जानना चाहिए आपको, शिखर मान। शिखर मान या फिर शिखर मान, ठीक है, या फिर आयाम। ये परिभाषा जानना चाहिए। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। अधिकतम मान को क्या कहते हैं? शिखर मान। जैसे आप लोग प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा है ना? यही पढ़ा है ना? बस तो ध्यान देना, यहाँ पे जो I नॉट है, E नॉट है, ये दोनों क्या है? एक तरह से ये दोनों जो है आपका शिखर मान है, ठीक है? अगर शिखर मान पूछेगा तो I नॉट और E नॉट को बताओगे, ठीक है ना? समझे? तीनों परिभाषा सभी लोग समझ गए? नोट कर लो, फिर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं जो कि इन्हीं पर आधारित है। नोट करो सभी लोग।
हो गया। मैं एक काम करना अजय सर, अजय सर वहाँ पे तीनों पीडीएफ है ना, तीनों पीडीएफ मुझे सेंड करो और प्लस में उसमें से एक न्यूमेरिकल वाला पीडीएफ है उसको लगाओ पहले। आज ये तीनों पीडीएफ बच्चों को मिल जाना चाहिए। इसमें मैम अभी बनाई होंगी, इसमें से और ज़्यादा क्वेश्चन टाइप की होंगी, वो वाला मिल जाना चाहिए आज बच्चों को, ठीक है। हाँ तीनों मुझे सेंड करो पहले मेरे मोबाइल पे। हाँ उसी में कहीं पे कर दो, किसी में कर दो, दो दो मोबाइल है, किसी में कर दो, इसी में कर दो। नौशाद आलम को कोई खाना खिला दे भाई, बाबा को खाना खिला दे, भूख लगी है बाबा को। और राधिका आंटी नहीं आई है क्या? हाँ स्टार्टिंग से नहीं, अंतिम चैप्टर से रिवीजन होगा। हर्षिता यार चौधरी, अरे यार स्टार्टिंग से ही होगा रिवीजन, और कहाँ से होगा? मैं बायोलॉजी वाले मैम से मैंने पूछा ही नहीं क्लास लेंगी या नहीं लेंगी, क्यों? क्योंकि पूछने लायक बात है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी उनका सिलेबस आगे है, 2 ही 3 चैप्टर बचा है। मैं सिंपल मोबाइल चलाता हूँ सैमसंग का, देख लो यही मोबाइल चलाता हूँ, कोई महंगी मोबाइल नहीं चलाता हूँ, सैमसंग सिंपल है। भाई मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ। पच्चीस 30 हजार, 22 23 हजार की मोबाइल है, और ज्यादा महंगी नहीं है। डब्लू क्या है डब्लू? सर सेंड कर दिए सर, लगा भी दिए क्वेश्चन, पहले न्यूमेरिकल वाला लगा भी दो। इसमें कहाँ सेंड किया यार, उस वाले मोबाइल में सेंड किया, वो वाला मोबाइल लीजिए हमारा। हम्म। हाँ न्यूमेरिकल लगाओ। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देखो मैं, देखो मेरे पास 2 मोबाइल है, ये दोनों मोबाइल है, ठीक है। ये दोनों सैमसंग की हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब 2 मोबाइल समझ सकते हो, 2 लोगों के लिए रखा गया होगा, कोई होगा, ठीक है, सिंपल तरीके से ना, एक घर वालों के लिए, एक आप लोगों के लिए। एक ही करके लगाना होगा। हाँ ये चलो ठीक है, थैंक्स। कहाँ पे सेंड कर दिए यार आप? इस पे भी नहीं सेंड किया? अच्छा उस वाले पे सेंड किया हो क्या? नहीं नहीं, इस पे आपको सेंड, इस वाले पे सेंड करो, वो तो जहाँ से मैम को दिया था मोबाइल। हाँ अरे 79 85 वाले नंबर पे सेंड करो, या फिर वो 72 35 वाले पे सेंड करो। वो तो मैम वाले नंबर से सेंड किया ना, मैम वाले से आपको सेंड किया था। क्या जब आदमी हो यार, सेंड सही लोगों को करना चाहिए, किसको किसको सेंड कर दे रहे हो? तीसरे वाले नंबर पे फोन कर सेंड कर दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न कर लेते हैं जो इस टॉपिक से पूछा जाता है ना।
एक शब्द आता है कालांतर, कभी कभी कालांतर के रूप में आगे पीछे होता है। कक्षा मतलब 11 में आप लोग पढ़े होंगे, वेब ऑप्टिक्स में पढ़ाया गया होगा कि आई, ये समीकरण इस तरह से भी लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसे भी लिखा जाता है। या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाएगा, न्यूमेरिकल में ऐसे भी लिखा जाएगा। जहां पे ये जो फाइव है ना, इस फाइव को क्या कहा जाता है, इस फाइव को कहा जाता है कालांतर। ये कालांतर ना, ये लिखा जाता है। समझे आप, बात समझ गए ना। ओमेगा जो ये है, कुछ लोगों के दिमाग में ओमेगा नहीं समझे। ओमेगा मैंने पहले ही बताया, कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं। कोणीय वेग जो कि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, उसी को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, तो जी ऐसा कालांतर होता है। कभी कभी क्या होता है ना, फेज डिफरेंस हो जाता है। जैसे ये समीकरण मैंने बताया था, ऐसे नहीं, इसके विषय में ज्यादा मत जानो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर बस इतना जान लो, न्यूमेरिकल हो जाएगा, रहने दो। ठीक है, ओके ना, न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं दे भी दूंगा आज। क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग जरा, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा है ना, जिसका समीकरण आप सभी लोगों के सामने दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है बताओ, आई इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस 5। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या दिया है, 4 साइन 100 टी माइनस 5, ये समीकरण दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का। 100 पाई टी माइनस 5, ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें धारा का आवर्त काल आपको ज्ञात करना, टी मतलब आवर्त काल, यह आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ज्ञात करना है। ध्यान रखना कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, बहुत ही आसान होता है। मैंने बताया ना, इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जाता है, -5 + 5 कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड समीकरण ना, स्टैंडर्ड समीकरण क्या, मानक समीकरण लिखेंगे, मानक समीकरण। ठीक है, इसका मानक समीकरण क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5 है, तो -5 वाले से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब क्या है, आई के स्थान पे आई है, आई नॉट के स्थान में 4 है, तो आई नॉट इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखो यहाँ पे साइन साइन है, ओमेगा ओमेगा टी है, ओमेगा के स्थान पे क्या है 100 पाई है, ओमेगा का स्थान क्या 100 पाई है, और टी टी नहीं रहेगा, फाइव तो फाइव से कोई मतलब नहीं। ये निकल गया, आई का मान निकल गया, ओमेगा का मान निकल, ओमेगा टी है यहाँ पे 100 पाई टी है, तो ओमेगा का मान क्या है 100 पाई। ठीक है, ओमेगा का मान क्या है 100 पाई, टी टी तो रहने दीजिए। ठीक है, अब आपसे आवर्तकाल पूछा, आवर्तकाल टी इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको लिखा था 2 पाई अपान ओमेगा, तो यहां से सिंपल हो जाएगा, आपको रखना है क्या, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा का वैल्यू क्या 100 पाई, 100 पाई। ठीक है, ये रखेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, टी का मान आ जाएगा 1/50। आसान था, इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना होगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना होगा। आसान है कि नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन लगाना होगा। हाँ, देखो इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको 0 इतना सेकंड लिख देना सभी लोग, सेकंड, इतना आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, प्रत्यावर्ती धारा जिसका ये वर्गमाद मूल वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्गमाद मूल वाला। ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मुझे कराना था, ये हम आपको करा दिए हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आप लोगों से लग जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आगे हम लोग वर्गमाद मूल पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर वर्गमाद मूल निकालने भी सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लगा लोगे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं।
एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, सर ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ लगाइए। ऑब्जेक्टिव वाला लगाइए, ये पीडीएफ आज ही मैं दे दूंगा। अरे कुछ नहीं करना यार, इसका तुलना कर देना है। यहाँ पे आई देखो, ये है ऑब्जेक्टिव वाला लगाइए। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, देखो आई नाट यहाँ पे 40 है, 4 होगा, 4 आई नाट तुलना करेंगे। देखो आई के स्थान पे आई है, आई नाट के स्थान पे क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए। ओमेगा टी -5, मैंने कहा इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ओमेगा टी। ओमेगा का स्थान क्या 100 पाई है, वो 100 पाई लिख दिए। टी टी छोड़ देते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा। 1/50 कैसे आया, आपको पता आवत काल टी इक्वल 2 पाई अपन ओमेगा होता है। ओमेगा का मान यहाँ पे 100 पाई है, काटेंगे 1/50 आ जाएगा। क्या हुआ ज्योति पुनिया, कमेंट करो, मैं लिसन सुन रहा हूं। इसमें क्या डाउट है आपको? करो जल्दी से। आसान है कि नहीं है, केवल तुलना करना है आपको। लग गया सर? आवत BRMS वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना, फिर देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन हो तो लगाता हूँ। छोड़े जाने दीजिए, छोड़िए जाने दीजिए। सर जो यह आई नाट कहां से आ गया इसमें से? अरे यार सीधी सी बात है। अच्छा ये बताओ सच्चाई, अब आप लोग नहीं, आप लोगों को ये डाउट हमेशा होता होगा, मुझे लग रहा है कि ये आई नाट कहां से आ गया वैल्यू, ये आई नाट के यहाँ 4 क्यों लिख दिया आपने ना, समीकरण में तो यहाँ दिया है। देखो भाई सीधी सी बात है, आपको, आप हमारे नाक को देखोगे सर ये नाक है, किसी लड़की की नाक को देखोगे नाक है, कह दोगे? क्या आपकी मम्मी उस लड़की को जाके बताती उसका नाक ये नाक है? नहीं बताया, तो उसका दांत दांत है, ये जीभ, ये ओठ ओठ है, कुछ तो नहीं बताया गया था। आपको बताया गया था देखो ये ओठ होता है, तो दूसरे को देखने के पास भी आपको ओठ पता है ये हमारा ओठ है तो उसका भी ओठ ही होगा, फिर आगे काम करोगे आप लोग, है ना? तो सिंपल सी बात है, इस समीकरण को मैंने बता दिया, देखो ये आई है, ये आई नाट शिखर मान है, ये ओमेगा है, ये टी है, ये है, ये समीकरण आया तो इसमें आपको पहचान जाना चाहिए ना, ये आई नाट क्या है 4 है, यहाँ पे ओमेगा क्या है 4 पाई है। सिंपल बात है, आप लोग खुद ही परेशान हो जाते हो अपने में, चीजें आराम से निकल जाएगी, आराम से निकल जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए आई नाट 4 है, ये डाउट कभी नहीं होना चाहिए कि आपको हर आदमी से तो नहीं बताएं इसका नाक हमारा नाक और उनका नाक, इनका ओट, इनका कान, ये सब सबको तो नहीं बताने लायक चीजें, है ना? ये सब बताने लायक चीजें थोड़ी ना है। एक बार बता दिया गया कि आपका नाक है, ये कान कान है, ये हाथ हाथ है, ये पैर पैर है, चीजें बता दी गई, समझा दी गई, तो सबके साथ तो नहीं बताया जाएगा। एक बार बता दिया गया देखो इस समीकरण में आपका आई धारा होता है, आई नाट क्या धारा का शिखर मान होता है, ओमेगा क्या कोणीय वेग होता है, और ये होता है। जब ये वाला समीकरण आया तो आपको पता हो जाना चाहिए सीधे कि आई यहाँ पे आई नाट क्या है, यहाँ पे जो होता है इसी को नाके कहते हैं, ये आई नाट है इसलिए आई 4 कहेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी है, ओमेगा वैल्यू 100 पाई ओमेगा है आपका, यहाँ पे फाई तो फाई है, अलग अलग से थोड़ी बताना चाहिए आपको, सिंपल तरीके से आप समझना चाहिए। सिंपल होना चाहिए आपको, नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो। हाँ अब लिखिएगा धारा, धारा का माध्य मान या औसत मान, धारा का माध्य मान या फिर औसत मान। फिर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा धारा का माध्य मान या फिर औसत मान। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कितना होता है धारा का माध्य मान और औसत मान? एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए
एक पूर्ण चक्कर के लिए एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा औसत मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। पूरा चक्कर, अगर यहां से यहां तक पूरा चक्कर लेंगे ना, इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। इसका औसत मान जो होगा 0 होगा। इसे हमें प्रूव भी करना है आगे चल के। इसको क्या करना है? प्रूव भी करना है। इसे क्या करेंगे हम लोग आगे चल के? प्रूव भी करेंगे। इसे क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे हम लोग आगे चल के, है ना। इसे क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे। और आधा चक्कर के लिए, आधा चक्कर के लिए औसत मान, आधा चक्कर के लिए औसत मान होता है, आधा चक्कर के लिए औसत मान होता है टाउ इज इक्वल टू टाउ यम इज इक्वल टू, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे आगे चल के, 2i नॉट अपान यम। ये आधा चक्कर के लिए 2i नॉट अपान यम होता है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे ना 0.637 आई नॉट होता है। इसको जब सॉल्व करोगे टाई यम इज इक्वल टू 0.673 आई नॉट, ये होता है आधा चक्कर के लिए। यहाँ पे पाई होता है, यम कैसे लिखा है, ये आधा चक्कर के लिए होता है। अगर मान लो धनात्मक, ये इतना ही यहाँ पे इतना, देखो इसके लिए ये धनात्मक है, ऊपर धनात्मक होता है, देखो ऊपर का पॉजिटिव होता है, नीचे का निगेटिव होता है, तो ये धनात्मक है, धनात्मक है। तो इसके लिए टाउ यम का मान क्या? 0.673 आई नॉट हो जाएगा धनात्मक, और ये निगेटिव इसलिए निगेटिव हो जाएगा, इसका मान 0.673 आई नॉट। देखो इसके लिए धनात्मक, इसके लिए निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला निगेटिव होता है, ऊपर धनात्मक, और दोनों को एक साथ लेंगे तो ये प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे, पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। पूरा चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? 0 होता है। कैसे? धनात्मक के लिए ये होता है, धनात्मक के लिए 0.673 आई नॉट होगा, ऋणात्मक के लिए भी माइनस 0.673 आई नॉट होगा। दोनों जोड़ेंगे इसका मान 0 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे इसका मान क्या? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, 0 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। धनात्मक के लिए पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक के लिए निगेटिव होगा, दोनों जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे आगे, आगे आपको इसको प्रूफ भी करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कठिन प्रूफ होता है इसका, बहुत कठिन प्रूफ होता है, ठीक है ना। इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ना, लिखना सभी लोग, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान का क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? इसको हम लोग IRMS लिखते हैं, यानी सबसे पहले वर्ग निकालते हैं, पहले उसका वर्ग करते हैं, उसका फिर माध्य निकालते हैं, उसका फिर मूल निकालते हैं। मतलब किसी को पहले मारते हैं, फिर कूटते हैं, फिर मार के फेंक देते हैं, यही बात। सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ग करेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके सामने I1 I2 I3 I4 ये 4 धारा है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इनके सभी का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? सभी का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद इसका माध्य निकालेंगे, मतलब 4 से भाग दे देंगे, इसका माध्य निकल जाएगा, फिर इसका वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब मूल मान हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे? इन सभी का वर्ग करेंगे, फिर इसका माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकाला? जितने लोग होते हैं उसी से भाग दिया जाता है,
माध्य निकल जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यही होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे, फिर वर्गमूल निकाल देंगे। तो यही होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। नहीं, इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, सबसे इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, आई नॉट अपान रूट टू होता है। आई नॉट अपान रूट टू। आई नॉट क्या होता है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान, शिखर मान जो अधिकतम मान होता है आई नॉट, उसके भागे टू कर देते हैं। यही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, वी आर एम एस का मान क्या होगा बताओ, उसका भी वी नॉट अपान रूट टू करेंगे, वी नॉट अपान रूट टू करेंगे। यानी विभव का शिखर मान अपान रूट टू करेंगे, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर के लिए औसत मान क्या होता है, टू आई नॉट अपान पाई। आई नॉट यहां पर भी आपका क्या है, शिखर मान है आधे चक्कर के लिए। और इसी तरह से रूट यानी आरएमएस मान आई नॉट अपान रूट टू होता है, धारा का शिखर मान अपान रूट टू होता है। वी नॉट अपान रूट टू विभव का शिखर मान अपान रूट टू होता है। सेम होता है दोनों का, नोट करिए। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना, इसको लिखा जाता है इस तरह से, इसको जब सॉल्व करें ना, इसमें आई नॉट का भाग दोगे ना, तो इसका मान आता है, क्या मान आता है, शायद 0.707 आता है। हाँ 0.707 आई नॉट आएगा। इसका भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो बराबर v इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट आएगा। ये आएगा आई नॉट और वी नॉट, ये आएगा आपका, ठीक है, ये आएगा। ना तो फिर से समझना, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, पहले सबसे पहले वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद उसका मीन निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो वह वर्ग माध्य मूल मान होता है। जैसे आई आर एम एस का मान आई नॉट अपान रूट टू हो जाएगा, वी आर एम एस का मान वी नॉट अपान रूट टू हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। इसे नोट करिएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, सर ये 0.7 क्या 637 कैसे लिखा, तो ध्यान देना सभी लोग, 0.673 कैसे लिखा मैंने, इसका ध्यान रखना सभी लोग। अरे यार यहाँ पे 737 नहीं होता है, 37 होता है, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 37 ये वैल्यू होता है। क्या करेंगे, 2 में पाई का भाग देंगे तो आपका यही वैल्यू आएगा ना, आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया था लिखने में, आगे पीछे हो गया था, लिखने में क्या हो गया था, आगे पीछे हो गया था। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तुरंत के तुरंत। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, किसी भी धारा का वर्ग माध्य मूल मान जानने से पहले हम लोग सबसे पहले धारा का माध्य मान या औसत मान निकाल करेंगे। पूर्ण चक्कर के लिए किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। ये आपका देखो पॉजिटिव चक्कर के लिए यहाँ पे वैल्यू इसका हो जाएगा 37, इतना, निगेटिव चक्कर के लिए भी इतना वैल्यू होगा 37, दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या 0 हो जाएगा पूर्ण चक्कर के लिए। तो आधे चक्कर के लिए जो वर्ग माध्य मूल मान सॉरी धारा का औसत मान होता है 2 आई नॉट अपान पाई, या फिर आई एम इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। एक होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वर्ग करते हैं, फिर उसका माध्य निकालते हैं, फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं।
तब निकलता है। किसी भी धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे होता है, आई नॉट अपान रूट टू होता है, यानी धारा का शिखर मान अपान रूट टू होता है। सॉल्व करने पे 0.737 आई नॉट होता है। इसी तरह से वी आर एम एस का मान वी नॉट अपान रूट टू होता है, विभव का शिखर मान अपान रूट टू होता है, बी इज इक्वल 0.070 वी नॉट होता है। पाई का मान 22/7 आप रख सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव के ही लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किसी वोल्ट मीटर में मेंस से जोड़ा गया है, 200 वोल्ट प्राप्त होता है, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। विभव कितना प्राप्त होता है, 200 वोल्ट प्राप्त होता है, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोई बताएगा मुझे? वर्ग माध्य मूल मान में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो दिखाते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब सभी क्वेश्चंस बनेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा का मेंस विभव कितना है, 200 वोल्ट है। वी नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि वी आर एम एस यानी वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वी आर एम एस का वैल्यू पूछा है, क्या करेंगे, 200 अपान रूट, आपको पता है वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपान रूट टू होता है। क्या करेंगे, 200 अपान रूट टू करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, गुणे रूट टू अपान रूट टू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 रूट टू अपान टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 100 रूट टू, यह आपका वी आर एम एस का वैल्यू हो जाएगा, इतना वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके। इसी तरह देखो, ये तो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाते हैं, 1 मिनट रुकना सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओ, न्यूमेरिकल। अरे विशाल सर आएंगे क्लास लेने के लिए, पूछो उस वाले स्टूडियो में फोन करो, न्यूमेरिकल लगाओ पीछे। विशाल सर से फोन कर पूछो आएंगे नहीं आएंगे, क्लास को उसी का 3:30 बजे है, पूछो, मैं पढ़ा दूँ 4-5 बजे तक, या कंफर्म करके बताओ, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आगे। दिक्कत होगी ना, फिर बच्चे जाएंगे ना। अरे ऐसे थोड़ी बंद कर देंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, आधे घंटे लगेगा। पूछ के बताओ। आएंगे आ गए, चलिए 5-10 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वहां से। ठीक है, सर की क्लास में जाइएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, ये तो सोल्यूशन है क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सभी के सामने। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया है √2, 100√2। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग लगाइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान वी आर एम एस का वैल्यू दिया है 100√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि विभवांतर का शिखर मान क्या होगा, यानी वी नॉट का मान क्या होगा, शिखर मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग। आपको पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपान √2 होता है, वी नॉट अपान √2।
VRMS का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, 100 दिया हुआ है, 100√2 निकालेंगे इज इक्वल टू V0/√2 हो जाएगा, गुणा करेंगे 100√2 इंटू 2 हो जाएगा V0 का वैल्यू ना। तो यहाँ से 100 इंटू 2 इज इक्वल टू V0, तो V0 का वैल्यू क्या 200 आ जाएगा, V0 का वैल्यू क्या 200 आ जाएगा, V0 का वैल्यू क्या आएगा 200 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 200, शिखर मान V0 का 200 आएगा। नेक्स्ट में क्या, पूरे चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा, ये पूछा है, करा लोगे क्वेश्चन, पूरे चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा, पूरे चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा भाई, पूरा चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा, पूरे चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, सुनना होगा, बहुत बढ़िया, आपको लिखाया गया था पूर्ण चक्कर के लिए विभवांतर का औसत मान या धारा का औसत मान शून्य होता है, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था, आधे चक्कर के लिए होता है 2I/2I ना, या फिर 0.637 होता है, पूरे चक्कर के लिए क्या होता है, शून्य होता है ना। मैंने आपको यहाँ पे बताया आधे चक्कर के लिए होता है 2I0/π या फिर 0.637 ये होता है, पूर्ण चक्कर के लिए क्या होता है, शून्य होता है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, देखिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको ना, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि मैं आपको आगे डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया है 10√2, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी, क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, और आप सभी लोग इसका जवाब बताओ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बस समझ गए एक बार तो हो गया, आप लोगों का कल्याण हो गया, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्या है यहाँ पे, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यह हम लोग आगे निकालेंगे, व्यंजक पूछा जाता है एग्जाम में और आगे निकालेंगे। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना है, I0 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10√2 एम्पियर, I0 का वैल्यू दिया हुआ है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, IRMS का मान पूछा है, ज्ञात करना ना, वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, IRMS का मान ज्ञात करना है। तो IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0/√2 होता है, I0 का वैल्यू क्या है 10√2/√2, काटेंगे IRMS का वैल्यू 10 एम्पियर आएगा, ये तो क्वेश्चन है, अरे 10 एम्पियर आएगा ना, 10 एम्पियर आएगा, और क्या आएगा, है ना, और आपसे यही तो पूछा है, और इसका व्यंजक हम लोग आगे ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना एकदम अच्छे से, मैं PDF अभी अपलोड करवा दूंगा, आप लोगों के पास समय इतना है कि आप लोग देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेना, रात को 8:40 वाले क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, तुरंत मैं PDF अपलोड करवा रहा हूं, देख लेना सभी लोग, PDF पूरा बना हुआ है, देखिए पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ में, क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं यहाँ से, पूरा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव है, अरे देख लोगे, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो अब इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं 2-3 घंटे बाद 6 बजे केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है।